नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और इस सेशन में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं और सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। और सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो साथियों चलते हैं आज के सेशन में, देखते हैं। और आज का सेशन बड़ा ही खास होने वाला है और यहां पर अभी चल रहा है रीट एग्जाम 2024 साइकोलॉजी और उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव जो चल रहा है आपका 21 अगस्त तक। और एमसीक्यू पार्ट आपका 24 विगत प्रश्नों के आधार पर। और अपन देखेंगे आज का सेशन। अपने साथ में जुड़ चुके हैं गुरबानी है और वर्मा है और अनुज है और दिव्या है, कार्तिक है और सभी साथी जुड़ चुके हैं। और देखते साथियों आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में अपन क्या है कि रीड प्लस इसमें फर्स्ट और सेकंड लेवल बाल विकास एवं शिक्षण विधियां और कंप्लीट सिलेबस एमसीक्यू उस पर क्या करें, चर्चा करें। तो यहां पर देखा जाता है कि साथियों कि आज का जो अपने टॉपिक है तो यहां पर मेरा सर्वेश्वर मेरा श्याम, बाबा श्याम का आशीर्वाद है वो आप सब पर बना रहे। और देखते हैं साथियों आज की जो टॉपिक है, टॉपिक पर बात करें तो बाल विकास वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम से उनका संबंध तथा वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। तो यहाँ पर बाल विकास, अधिगम, व्यक्तित्व, बुद्धि, विविध अधिगमकर्ता, समायोजन, अधिगम, चिंतन, अभिप्रेरणा, शिक्षण, अधिगम की प्रक्रिया, आकलन, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार और अधिनियम। तो ये टॉपिक अपन प्रत्येक दिन लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और लगातार अपन करते जा रहे हैं। देखते हैं साथियों और देखते हैं आज के सेशन में आपके प्रश्न हैं वो कितने, 25 प्लस क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो देखिए साथियों पहला प्रश्न है आपका है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब भी अपन मूल्यांकन करें तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना जरूरी है। मूल्यांकन की बात करें और मुख्य उद्देश्य के रूप में देखें तो शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो यहाँ पर देखा जाता है कि मूल्यांकन की बात करें और मूल्यांकन में अपन देखें कि मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के जो प्रकार आते हैं वो आते हैं दो प्रकार। कौन से आते हैं? दो प्रकार आते हैं। एक आप करते हो रचनात्मक, कौन सा? रचनात्मक। और एक आपका आता है प्यारे विद्यार्थियों कौन सा? योगात्मक। दो प्रकार का होता है, एक अंतिम होता है और एक क्या होता है? प्रारंभ। एक अपन क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और एक में सुधार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब भी विद्यार्थी के रूप में मूल्यांकन की बात करें तो रचनात्मक हमेशा क्या करता है कि इसमें निदान और निदान के साथ में हम क्या कर रहे हैं, उपचार। निदान और उपचार दोनों बातें इसमें क्या होती है, लागू। कि जब यहाँ पर मूल्यांकन की बात करें और यहाँ पर निदान और क्या कर पाए, उपचार। अब निदान की बात की जाती है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शिक्षार्थी त्रुटियां निकालना, उपलब्धि को मापना, निर्णय लेना कि विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रोत्साहन होना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान, जो कमियां उनका निदान और उपचार करना। निदान और क्या करना, उपचार करना। निदान के बिना उपचार संभव नहीं है, निदान के बिना उपचार संभव नहीं है। और उपचार है वो अंतिम प्रक्रिया है। अंतिम प्रक्रिया है किसकी है? वो आपके निदान की। निदान की अंतिम प्रक्रिया, निदान की क्या है? अंतिम प्रक्रिया वो आपकी क्या है? उपचार है। कौन आती है? उपचार के रूप में देखा जाता है। जब भी उपचार की बात करें और उपचार के रूप में अपना देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न। क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है। क्रियात्मक अनुसंधान किस पर बल देता है? क्रियात्मक अनुसंधान होता है हमारा कि समस्या को तत्काल दूर करना। तत्काल क्या करना है? दूर करना। समस्या आती है और समस्या को तत्काल क्या करना है? दूर करने में देखा जाता है। अब यहां पर जब भी देखा जाता है कि समस्या की बात की जाती है और समस्या में देखें तो व्यक्ति क्या करता है कि कार्य में शामिल व्यक्ति, कार्य में क्या है? शामिल व्यक्ति है और वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक पद्धति से दूर करना
क्या चीज? समस्या। और यहां पर आपका देखा तात्कालिक अनुप्रयोग, सामान्य अनुप्रयोग, सिद्धांत विकास। तो क्रियात्मक अनुसंधान किस पर बल देता है? बल की बात करें और आपको ध्यान है कि ये तुरंत है, और तुरंत का मतलब तात्कालिक, तत्काल से जो भी आपके ग्रुप में समस्या होती है, और आपको पता है कि विद्यालय है, और विद्यालय में देखा जाए कक्षा कक्ष वो अपने आप में क्या होता है? समूह है। विद्यालय में बालकों की जो समस्या होती है वो काफी समस्या आपने देखी, विद्यालय में बालकों की काफी समस्या देखी जाती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बालकों की समस्या होती है, और बालकों की समस्या का अपने वैज्ञानिक पद्धति प्रयोग नहीं, तो विद्यालय में किसका प्रयोग करते हैं? व्यवहारिक तरीके से तत्काल क्या करना? समाधान करना। वहां पर व्यवहारिक तरीका क्या करते हैं? प्रयोग किया जाता है। कहां पर? विद्यालय की बात कही जाती है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें, एक बच्चा जिसमें एक उच्च स्तर की जिज्ञासा है, अच्छी तरह से विकसित कल्पना और अधिकतम जानकारी याद रख सकता है और बनाए रख सकता है, तो क्या है? एक बच्चा जिसमें उच्च स्तर की, कौन सी स्तर की? उच्च स्तर की क्या है? जिज्ञासा है। उच्च स्तर की क्या है? जिज्ञासा है। उच्च स्तर की जिज्ञासा देखी जाए, उच्च स्तर की क्या देखी जाए? जिज्ञासा देखी जाए, तो इसमें अधिकतम जानकारी याद रख सकता है और बनाए रख सकता है। मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि जो बालक होता है, इनकी बुद्धि लब्धि होती है 80 से 89। और सामान्य बच्चा होता है, सामान्य बच्चे की होती है 90 से 109। प्रतिभाशाली बालक की होती है 140 से अधिक, 140 से अधिक देखी जाती है। अब 140 से अधिक है। विकलांग बच्चा जो होता है, इनके रूप में कहें तो विकलांग बच्चा कई प्रकार के होते हैं, मानसिक रूप से विकलांग भी कहते हैं, लेकिन यहां पर कहेंगे अधिकतम जानकारी याद रखता है। अधिकतम जानकारी याद रख सकता है, यानी सबसे ज्यादा अधिकतम जानकारी याद रख सकता है, डाटा रख सकता है, क्योंकि इसमें डाटा रखने की बात की जाती है। तो अपने आप में कौन सा बालक होता है? प्रतिभाशाली। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता क्या होती है? ज्यादा, क्योंकि इनकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 140 से क्या है? अधिक है। 140 से क्या है? अधिक है। अब 140 जो बुद्धि लब्धि होती है वो सबसे अधिक, क्यों? टर्मन के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी 140 बताई जाती है, और ये अपने आप में सबसे आगे माने जाते हैं, क्योंकि समाज के लिए एक वरदान होता है। समाज के लिए क्या है? समाज के लिए एक वरदान होते हैं कि समाज की बात करें और समाज के लिए इनको एक वरदान माना जाता है, कि जब भी समाज की बात करें और समाज के एक वरदान के रूप में इनको देखा जाता है। नेक्स्ट देखें, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अध्याय विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है। अब यहां पर ध्यान देना, अध्याय की बात करें, ये आपका आज फिर से टॉपिक आ गया तो पूरा कंप्लीट कर देते हैं। अध्याय कितने हैं? 7। धारा कितनी है? 38। और लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2009। जम्मू की बात करें और जम्मू में होता है 31 अक्टूबर कि यहां पर देखा जाए 31 अक्टूबर 2019, कक्षा 1 से 8 तक। और यहां पर देखा जाए तो अनुच्छेद 21 की बात करें तो 6 से 14 वर्ष। अब यहां पर देखें, आपके जो अध्याय की बात करें तो यहां पर अध्याय है, पहला आपका आता है प्रारंभिक। कौन सा आता है? प्रारंभिक की बात करें। दूसरा आपका निःशुल्क आता है, निःशुल्क की बात कही जाती है। तीसरा आपका आता है जिसमें समुचित सरकार व माता पिता। चौथा आपका आता है अध्यापक व विद्यालय। पांचवा जो आता है ये आता है आपके पाठ्यक्रम। छठवा आता है बालक का संरक्षण। सातवां आता है प्रकीर्ण। टॉपिक कितने हो गए? 7 टॉपिक हो गए। ध्यान रखना, इसमें धारा जो है 2 है, यहाँ पर धारा जो है
वो आपकी 3 है। समूची सरकार की बात की जाती है, इसमें धारा आती है आपकी 6। यहाँ पर आती है आपकी 12 से लेकर 28 17 धारा। पाठ्यक्रम में धारा आती है 2। बालक का संरक्षण है, इसमें धारा आती है 4। प्रकीर्ण में कितनी है? 4। अब इनमें अपन देखें कहाँ से कहाँ तक। इसमें 1 और 2। यहाँ पर आती है 3 से लेकर आपकी 5 तक। यहाँ पर आती है 6 से लेकर 11 तक। और यहाँ पाठ्यक्रम में आती है 29 और 30, 31 से 34 और 35 से 38। ये धाराएं आपको ध्यान में रखी जाती हैं। अब आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ा टॉपिक अध्याय है वो कौन सा है? चौथा अध्याय, 12 से लेकर 18। 12 से लेकर 18 इसमें धारा देखी जाती है। अब अध्याय 1 में है 2 धारा। चौथा है ये सबसे बड़ा अध्याय, चौथा अध्याय वो सबसे बड़ा अध्याय देखा जाता है आरटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपका कौन सा है? दूसरा है। दूसरे में धारा आती है, यहाँ पर आती है आपकी 12 से लेकर 28। दूसरे में आती है 3 से लेकर आपकी 5 तक। तीसरे में आपकी आती है 6 से लेकर 11 तक। ये धाराओं का उल्लेख देखा जाता है। और धाराओं का उल्लेख देखें तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें अभी भी यदि पर प्रश्न देखें तो अधिनियम है, अधिनियम है वो आपका कौन सा है? 35वां। और भारत विश्व में, भारत विश्व में 135वां देश। कौन सा? 135वां देश। ये भी आपको ध्यान में होना जरूरी है। तो नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई। क्या बातचीत की? कि यह कह रहा है ज्ञान स्थायी व दिया जाता है, जिससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र की ओर, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर कौन से रूप में अपन बात करें? कौन से पर यहाँ पर बल देने की बात कही जाती है? जब भी बल देने की बात की जाती है कौन सा रूप इसमें देखा जाता है? प्यारे साथियों आपको ध्यान है राष्ट्रीय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की जाती है और 2005 में देखा जाए। और बालकों के रूप में देखें, किसके रूप में देखें कि बालकों के रूप में बात करें तो कौन सा देखा जाता है? ज्ञान स्थायी दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। कि ज्ञान का स्थायी देता है और ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। क्या करते हैं? संरचना के रूप में देखा जाता है। उस संरचना के रूप में देखें तो आपका ए ऑप्शन क्या है? सही है। इसका जो अध्यक्ष आता है वो आता है यशपाल। कौन आता है? यशपाल। इसके सिद्धांत जो बताए गए हैं वो कितने हैं? 5 सिद्धांत देखे जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाता है कि विद्यार्थी को क्या करना है कि बिना बोझ की शिक्षा क्या करनी है? प्रदान करनी है। कौन सा मचान स्कैफोल्डिंग का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा मचान या स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं है? अब आपको ध्यान रखना है कि इस शब्दावली का जो प्रयोग है वो करता कौन है? कौन करता है वो ध्यान देना है। प्रयोग करने की बात करें, मचान की बात की जाती है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इस शब्द का प्रयोग करता है वाइगोस्की। कौन करता है? वाइगोस्की। कौन से सिद्धांत में करता है? सामाजिक व सांस्कृतिक। सामाजिक और कौन सा? सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की जाती है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की जाती है और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की जाती है तो इसमें देखा जाए कि बालक के रूप में स्कैफोल्डिंग की बात की। स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है सहारा देना। किसी को सहारा देने की बात की जाती है। उस सहारे के रूप में देखें तो क्या सहारा है इसमें? ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थी स्वयं न करके परंतु किसी सहायता से कर सके। ये तो इसमें क्या है? सही है। मानकीकृत आईक्यू परिणामों परीक्षणों को प्रशासित करना है कि आईक्यू लेवल के जो परीक्षण होते हैं उनको प्रशासित करना है, ऐसा इसमें देखा नहीं जाता है। ये तो आपका क्या रोंग है? क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई आइडियाज नहीं है। फिर कह रहा है कि उपहार विद्यार्थियों नोट्स बनाने के लिए सही तरीके के बारे में पढ़ाया जाकर उपहार देना, उसको प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन तो उसको होता है तो, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प आपका रोंग आ रहा है, कौन सा आ रहा है कि इसमें कह रहा है कि मानकीकृत आईक्यू परीक्षणों के को प्रशासित करना नहीं। इसमें केवल और केवल इसका जो अर्थ लेते हैं समर्थन के आधार पर, समर्थन के अनुसार अर्थ प्रयोग में किया जाता है। प्रयोग में किया जाता है। समर्थन का भाव होता है वो भाव इसमें देखा जाता है, वो आपको ध्यान में जरूरी है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है?
वो आपका सही नहीं है। कथन की बात करें तो कौन सा कथन सही नहीं है, कथन के रूप में देखें तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। अब यहां पर देख रहे कथन की बात करें और सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है और सही नहीं है उसके रूप में देखें तो कौन सा इसमें सही नहीं है, कि कौन सा कथन है जो इसमें सही नहीं है। अब नहीं के रूप में जाने प्यारे विद्यार्थियों तो कह रहा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, विकास प्रणाली और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचित होना वंशानुक्रम है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, नहीं है वो आपको इसमें ध्यान में रखना है। अब ध्यान में रखा जाए तो कौन सा इसमें नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को गुणों का संचरण होता है, ये तो आपका स्टेटमेंट राइट है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया होती है, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। वंशानुक्रम व्यक्ति जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, शोधन नहीं है। वंशानुक्रम व्यक्ति जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। तो यहां पर आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। और रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, वो नहीं के रूप में देखा जाता है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संचित होना वंशानुक्रम है, ऐसा होता है। इसके 3 नियम आते हैं, नियम पढ़ रखे हैं आपने, कौन सा, समान नियम है, असमानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, ये 3 नियम इसमें देखे जाते हैं। 3 नियम आते हैं और 3 नियमों के अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और 3 नियमों की बात की जाती है, ये आपके कौन से आते हैं, विकास की बातें की जाती है। किसकी बात करता है, विकास की। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म की बात की जाती है, सूक्ष्म यानी माइक्रो की बात कर रहा है, और गति कौशल की बात की जाती है। अब आपको ध्यान रखना कि कौशल जो है आपके 2 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के देखे जाते हैं। कौशल की बात करें तो कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है सूक्ष्म और दूसरा आपका आता है स्थूलगामक। कौन सा आता है, सूक्ष्म की बात करें, एक आपका आता है, दूसरा स्थूल गतिक कौशल। अब यहां पर देखा जाता है उछलना, दौड़ना, लिखना, चढ़ना। अब देखो उछलना, अब जिसमें पूरे शरीर का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, पूरा शरीर। अब जहां पर पूरा शरीर हो और जहां पर अंगुली का प्रयोग हो, सूक्ष्म का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति हाथ की अंगुलियों का प्रयोग करता हो, जब व्यक्ति हाथ की अंगुलियों का प्रयोग करता हो, यानी हाथ की अंगुली की बात की जाती है और इसका प्रयोग करता है। साथ ही साथ यहां पर ध्यान जाता है कि जब व्यक्ति हाथ की अंगुलियों का प्रयोग करता है, वहां पर व्यक्ति क्या करता है कि यहां पर जो मांसपेशियां जो होती है, इसमें केवल कुछ भाग का प्रयोग होता है, कुछ भाग का प्रयोग हो रहा है। जैसे हाथ से अपन कहते हैं माला पिरोना की बात कहते हैं, जब हाथ से अपन माला पिरोते हैं, उसके रूप में देखा जाए तो यहाँ पर केवल और केवल कौन सा है, लिखना है। कौन सा है, लिखने के रूप में देखा जाता है। लेकिन चढ़ना, दौड़ना, उछलना, ये सब आपके कौन से स्थूल की बात कही जाती है। कौन से, चलना, दौड़ना, उछलना, दौड़ना, चढ़ना की बात कही स्थूल के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखें, यदि एक बच्चे की कालक्रमिक आयु 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 माह है, उसका IQ क्या होगा। अब यहाँ पर आपको जो आयु का प्रश्न आता है, और आयु के प्रश्न में आपको ध्यान रखा जाता है, आयु का प्रश्न आता है उसमें ध्यान रखा जाता है और कैसे उसमें प्रश्न का अपन विकल्प निकालते हैं। अब प्रश्न के विकल्प की बात करें, किसकी बात करें, विकल्प की बात की जाती है। और विकल्प अपन देखते हैं तो इसमें हमेशा आपको ध्यान है कि अपन जब भी आयु देखते हैं तो आयु का प्रश्न निकाल दो इसमें, कि IQ बराबर MA/CA × 100। अब यहां पर क्या जा रहा है, कैसे निकालेंगे इसमें, कि आपके पास में IQ नहीं है, MA हमारे पास में कितनी है, 66 है, और बालक की कितनी है, 60। तो यहां पर 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 से यहां पर आपका आ जाएगा 1 बार, और
यहां भी व्यक्ति कितनी बार कट रहा है, एक बार। तो यहां पर व्यक्ति की जो मल्टीपल करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो अपने आप आ रहा है। क्यों? क्योंकि 66/60 इंटू क्या है, 100। तो 0 से 0 कैंसिल है, और यहां पर जो अपन 11 और 0 यहां पर लग जाएंगे तो कितनी होगी, 110 IQ। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन क्या है, राइट है। सी ऑप्शन क्या है, राइट है। और ये सूत्र देने वाला व्यक्ति है वो कौन है, स्टर्न, वह कुहलमान। लेकिन संशोधन करने वाला वो व्यक्ति कौन है, टर्मन है। टर्मन इसमें क्या करता है, संशोधन करता है। नेक्स्ट देखें, रक्षा युक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। रक्षा युक्तियों की बात की जाती है, और रक्षा युक्तियां जब भी प्रयोग करते हैं और किसके लिए प्रयोग की जाती है, किसके लिए रूप में देखते हैं, तो यहाँ पर किसके रूप में बात करें तो कह रहा है कि व्यक्ति के अहम द्वारा चेतन रूप में, व्यक्ति के प्रा द्वारा चेतन के रूप में, व्यक्ति के इदम द्वारा अचेतन में, व्यक्ति के अहम द्वारा अचेतन में। तो यहाँ पर किसके द्वारा प्रयोग की जाती, किसके द्वारा देखा जाए और प्रयोग की बात की जाती, तो सबसे ज्यादा विकल्प जो आपका काम आता है वो कौन सा आता है कि व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। और व्यक्ति के अहम, व्यक्ति का अहम का मतलब होता है कि हमें जब भी अपने आप को रक्षात्मक युक्तियों की प्रयोग देखा जाता है, क्योंकि इसमें जो अहम का आपका द्वारा आता है ये क्या आता है, वास्तविकता में, वास्तविक रूप की बात की जाती है। और वास्तविकता में अपने आप में व्यक्ति क्या करता है, अचेतन मन में, किसमें, अचेतन मन में देखा जाता है। क्योंकि सिगमंड फ्राइड के रूप में देखा जाता है। सिगमंड फ्राइड की बात करें तो सिगमंड फ्राइड ने कितने प्रकार बताए, 3, इड, ईगो और सुपर ईगो। कौन सा आता है, सुपर ईगो के रूप में देखा जाता है। तो यहां पर जो वास्तविकता में अहम का होता है वो आपका ईगो होता है। ईगो क्या होता है, वास्तविकता में देखा जाता है। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलेटिक, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, क्या कहलाता है। आपका सीधा सा प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत है। और सिद्धांत किसका, हार्वर्ड गार्डनर का, हार्वर्ड गार्डनर का। और इसमें मूल तत्व है 7, एनसीईआरटी में कितने हैं, 8, और कुल कितने तत्व हैं, 10। कितने हैं, 10। ये जो तत्व है नोवा, सॉरी आपका 8वां, 9वां, 10वां, 1998, 99 और 2000 में। कब, 2000 की बात की जाती है। तो यहां पर अपन देखें, और सिद्धांत 1983, और 83 नहीं है तो 89, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो नर्तक है, एथलेटिक है, सर्जन है, शरीर गतिक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, तार्किक है, संगीत का, ऐसी बुद्धि होती है जिसको अपन बोलते हैं शारीरिक बुद्धि। कौन सी बोलते हैं, शारीरिक बुद्धि के रूप में देखा जाता है, जिसमें नर्तक है, शल्य चिकित्सक है, एथलेटिक है, सर्जन है, ये सभी इसमें क्या होते हैं, शामिल रूप में देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो इसमें शामिल रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखें कि व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती, एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती, भिन्नता के कारण क्या है, रंग, रूप, आकार। तो यहां पर कहें कि एक दूसरे से भिन्नता, तो भिन्नता का कारण क्या है, भिन्नता क्यों होती, व्यक्तियों में भिन्नता पूछा जाए और कारण के रूप में देखें तो क्या हो सकता है। कह रहा है इसमें वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जिन्स का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसमें व्यक्तियों की बात की जाती है, और व्यक्तियों में जब भी देखें एक दूसरे के रूप में बात की जाती है, क्यों भिन्न होता है, क्यों भिन्न देखा जाता है। और फटाफट कमेंट करना, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आज का सेशन आपके लिए बड़ा ही शानदार होने वाला है। और शानदार क्यों है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो, क्योंकि आज का जो प्रश्न बड़ा ही इजी है, इतने डिफिकल्ट आपके रूप में देखा नहीं जा रहा है। तो यहां पर देखते हैं प्यारे साथियों कि धीरे धीरे रह मना, धीरे से सब कुछ होए, माली सिंचे 100 गड़ा तो रुत आया फल होए। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपको भिन्नता की बात करें तो व्यक्ति कह सकता है कि रंग है, रूप है, आपका आकार है, या फिर कहता है बुद्धि है, चिंतन है, स्मृति है। किसकी बात करें, स्मृति की बात करें। और यहां पर देखा जाए कि भिन्नता क्यों है, भिन्नता के रूप में देखा जाए तो प्यारे विद्यार्थी शब्द का प्रयोग करता है सर्वप्रथम। सर्वप्रथम कौन करता है, गाल्टन। 1869
या फिर 1879 की बात कही जाती है। और यहाँ पर आता है कि वंश अनुक्रम की बात करें, और वंश अनुक्रम क्या है कि वातावरण के बीच में अन्य क्रिया यानी अनेक प्रकार की क्रिया होती है जिसके कारण अपन व्यक्ति भिन्नता के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास का चरण दर्शाता है। कि यहां पर कह रहा है कि यहां पर दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, इसको स्वीकृति देते हैं, इसलिए कार्य करते हैं, दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। क्या देते हैं? स्वीकृति। समाज की मान्य मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, उसको स्वीकृति देता है, सम्मान करता है। पक्ष परंपरागत जो होती है, इसकी जो आयु होती है 13 के बाद 4 से 10, और यहां पर आती है आपकी 10 से 13, क्योंकि इसने जो अवस्था बताई है वो अवस्था कितने बताई? 6 अवस्था है। और भाग देखे जाएं तो भाग कितने हैं? 3। 6 अवस्था है और 3 इसके भाग देखे जाते हैं। और हमें कह रहा है कि यहाँ पर दूसरे इससे स्वीकृति, समाज के व्यक्ति इसको स्वीकृति देते हैं, और स्वीकृति देखें तो किस में देखा जाता है? और यहाँ पर जो सेशन में धीरे धीरे रह मना धीरे से सब कुछ होय, और माड़ी सींचे सो घड़ा तो रुत आया फल होय। परंपरागत की बात होती है। किसकी बात करें? परंपरागत की 2 अवस्था होती है। कौन कौन सी अवस्था? प्रशंसा पाने की इच्छा, और दूसरा क्या होता है? सामाजिक जो व्यवस्था होती है उसके प्रति सम्मान की अवस्था, कि समाज की जो व्यवस्था उसके प्रति क्या करना? सम्मान देखा जाता है। नेक्स्ट देखें इसमें, छात्रों को किस तरह की प्रेरणा मिलती है जब उन्हें सफलतापूर्वक कार्य पूरा करने के लिए माता पिता या अध्यापक द्वारा पैसे, उपहार या अंक जैसे पुरस्कार दिए जाए। कि छात्रों को किस तरह की प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा की बात की, जब उन्हें सफलतापूर्वक कार्य पूरा करने के लिए माता पिता या अध्यापक द्वारा पैसे, उपहार या अंक जैसे पुरस्कार दिए जाए, न तो आंतरिक नहीं बाह्य। आंतरिक प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा था बाह्य प्रेरणा दोनों है, या बाह्य प्रेरणा है कि उपहार भी है, अंक भी है, पैसे भी है, और पुरस्कार भी उनको दिया जाता है। अब ऐसे जो एग्जाम्पल आते हैं तो आपको ध्यान रखना कि अभिप्रेरणा के प्रकार हैं 2। कितने हैं? 2। आंतरिक इंटरनल, और एक होती है एक्सटर्नल। आंतरिक है और एक कौन सी है? बाह्य। अब देखो इसमें कह रहा कि आपको अंक, पैसे, उपहार, पुरस्कार, ये सब आपके कौन से होते हैं? कि जब व्यक्ति सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए माता पिता अध्यापक द्वारा उसको क्या करना? पैसा देना है, अंक देना है, उपहार देना है, पुरस्कार देना है, ऐसे जब दिए जाते हैं तो उसके रूप में उसको कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। कौन सी अभिप्रेरणा? कि बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में उसको देखा जाता है। और बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में देखा जाता है तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट यहाँ पर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति क्या बाह्य क्योंकि पैसा है, उपहार है, ये चीजें मिलना व्यक्ति के लिए इंटरनल नहीं होती, एक्सटर्नल के रूप में देखी जाती है। एक्सटर्नल चीजें वो उस पर क्या होती है? लागू देखी जाती है। नेक्स्ट करें इसमें, नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है? अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम में आकलन। आकलन तो होता ही नहीं है, तो यहां पर ध्यान देना। क्या करेंगे पहले साथियों? अधिगम के लिए आकलन, शिक्षण के दौरान अधिगम के रूप में आकलन, ये स्वयं के द्वारा अधिगम का मूल्यांकन, यह आपका आता है कब? अंतिम रूप में। अब 3 स्टेप आप देख पा रहे हैं उसमें। कौन कौन सी स्टेप देख रहे हैं? नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक का मतलब होता है निदान करना। क्या करना? निदान करना। अब जब निदान करने की बात की जाती है, किसकी बात करें? निदान की बात की जाती है, तो अपन निदान का मतलब है कारण की खोज, या फिर कह सकते हैं बालक किस प्रकार से सीख रहा है,
तो यहाँ पर अधिगम के लिए, किसके लिए? अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की प्रक्रिया या विशेषता है? अधिगम की बात की जाती है, अधिगम की विशेषताओं की बात करें तो कौन कौन सी विशेषताओं के रूप में देखा जाता है, और विशेषताओं के रूप में अपन क्या करते हैं? शामिल करते हैं। उनमें अधिगम सतत प्रक्रिया, लक्ष्य, विचार है, और कौन सी? तो निम्न में कौन सी अधिगम की प्रक्रिया विशेषता नहीं है? विशेषता है। विशेषताओं की बात करें तो आपको जानना चाहिए कि अधिगम क्या है? वातावरण की उपज, वातावरण की उपज है। वातावरण की क्या है? उपज है। जब भी अपन देखें और इसमें देखा जाए कि वातावरण है और वातावरण के रूप में तो प्यारे साथियों, आप देख रहे थे इसमें अपन जो अध्ययन करें कि कौन सी अधिगम की प्रक्रिया, उसमें देखा था कि अधिगम वातावरण की क्या उपज है, अधिगम क्या वातावरण की क्या उपज है, और सार्वभौमिक, सार्वभौमिक है। और इसी में देखा जाए सार्वभौमिक की बात की जाती है, और इसमें अपन अध्ययन करें तो वातावरण की उपज सार्वभौमिक है, और इसमें आपका जो आता है कि खोजपूर्ण प्रक्रिया, खोजपूर्ण है, विवेकपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है। और इसमें देखा जाए कि लक्ष्य, अधिगम एक क्या है? सतत प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। और लक्ष्य की बात करें तो इसमें जो आपको शामिल करना है वो आपका 1 2 3, तीनों ऑप्शन आपके क्या है? राइट है। तीनों आपके क्या है? राइट है। और राइट है तो आपका डी ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट इसमें देखा जाता है। कि डी ऑप्शन की बात करें और डी ऑप्शन आपका एकदम सही करेक्ट रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखें, थोंडाई के अनुसार सुखद अनुभव का सीखने पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है और सीखने के पुरस्कार और सजा की भूमिका होती है। ये पद्धति को क्या कहलाती है? अभ्यास का, प्रतिक्रिया का, प्रभाव का, या तैयारी का नियम। अब यहां पर थोंडाइक ने मुख्य नियम, मुख्य नियम, मुख्य नियम कितने बताए हैं? मुख्य जो नियम है वो कितने हैं? 3। गौण है वो कितने हैं? 5। ये आपका मुख्य नियम है, ये भी मुख्य नियम है। और एक आपका आता तीसरा तत्परता का, तत्परता का। यहाँ पर जो तैयारी का नियम, तैयारी का कोई नियम नहीं, प्रतिक्रिया का है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सीखने पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है, सीखने पुरस्कार सजा की भूमिका। अब आपकी सजा की बात करें तो कौन सा आता है? प्रतिक्रिया का निर्माण। कौन सा आता है? कि प्रतिक्रिया की बात की जाती है या प्रभाव की बात की जाती है, या कौन सा निर्माण इसमें देखा जाता है? जब भी अपन देखें ऐसे विचार करें तो इसमें आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसमें जब भी देखा जाए तो प्रभाव का नियम। क्यों? क्योंकि पुरस्कार और सजा की भूमिका होती है, पुरस्कार और सजा की भूमिका होती है। पुरस्कार की बात करें या फिर सजा की बात करें, पुरस्कार की बात करें या फिर सजा की बात की जाती है, पुरस्कार सजा के रूप में देखा जाए तो आपका नियम आता है कौन सा? प्रभाव का नियम। कौन सा आता है? प्रभाव का नियम देखा जाता है। प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया निर्माण है, ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि इसमें आता है आपका बहु प्रतिक्रिया, बहु प्रतिक्रिया, मानसिक विन्यास का वो नियम देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रभाव का नियम क्या आता है? सफलता से बढ़कर, सफलता से बढ़कर, सफलता से बढ़कर कोई, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता। पुरस्कार सजा की भूमिका होती है। और पद्धति क्या कहते हैं? पद्धति के रूप में देखा तो क्या कहलाती है? और पद्धति के रूप में देखा जाए तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर देखा था सी ऑप्शन आपका क्या करेक्ट ऑप्शन के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखें, इसमें निम्नलिखित में से मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? अब सबसे अच्छे मापने की बात की जाती है तो कह रहा है नामिक मापनी है, अनुपात मापनी है, क्रमिक मापनी है, अंतराल मापनी है। सबसे ध्यान रखना ये तो निम्न स्तर की होती है। कौन सी? ये तो मापनी है निम्न स्तर की, नामित है वो है निम्न स्तर की। और इसमें पूछा है सबसे अच्छा, सबसे अच्छी जो मापनी होती है
सबसे अच्छी मापनी होती है, उसको अपन बोलते हैं अनुपात मापनी। क्या बोलते हैं? अनुपात मापनी कहा जाता है। अनुपात का मतलब होता है कि व्यक्तियों के समूह में, व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति का चयन या उसे वांछित क्रिया करने पर फीडबैक देना या कार्य करना, वो आपका अनुपात मापने में देखा जाता है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी होती है। माता पिता, बच्चों की सीखने की बात की जाती है और माता पिता की भूमिका कौन सी होती है कि सहानुभूतिपूर्ण होती है, तटस्थ होती है, नकारात्मक होती है या अग्रमुखी होती है। कौन सी भूमिका माता पिता की देखी जाती है? आज अपन देखें कि माता पिता हैं, उनकी जो भूमिका होती है वो अपने, ये तो नहीं कह सकते शून्य होती है। उनकी जो भूमिका होती है वो हमें हमेशा क्या होता है, प्रोत्साहन देने की होती है। कि माता पिता हमेशा बच्चों को क्या करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। प्रोत्साहन मतलब होता है आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने में होते हैं। और आगे बढ़ाने में देखा जाए भाई, आगे बढ़ाने में देखते हैं तो उनकी भूमिका हमेशा कौन सी होती है, अग्रगामी। कौन सी होती है? अग्रमुखी। अग्रमुखी के रूप में उनको देखा जाता है कि अग्रगामी है वो, उनकी भूमिका है वो बालक के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। और बालक के संदर्भ में देखी जाए तो आपका डी ऑप्शन, कौन सा? डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। कि अग्रगामी यानी अग्रिम करने की, आगे ले जाने की भूमिका माता पिता के रूप में आपकी देखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें इसमें कि यहां पर 3 अक्ष उत्कर्ष आपके लिए लेके आया शिक्षा महोत्सव 13 से 21 अगस्त तक चलेगा। और यहां पर उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्स पर स्वतंत्रता पर फ्लैट 78% डिस्काउंट और निर्मल सर का जन्म दिवस था, उसके उपलक्ष्य में 13% की अतिरिक्त छूट है। और कूपन कोड अप्लाई करना है NG13 और रक्षाबंधन अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट चल रहे हैं। आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ, घर बैठे शानदार तैयारी और जानदार तैयारी करनी है तो आज ही ऐप को क्या करें, परचेज करें। देखते हैं साथियों कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, कौन सा स्थायी परिवर्तन है, वो अधिगम कहलाता है। कि अनुभव और प्रशिक्षण की बात करें, किसकी बात है? अनुभव और प्रशिक्षण। अनुभव प्रशिक्षण की बात करें और कोलविन क्या कहता है? पूर्व ज्ञान व अनुभव, पूर्व ज्ञान व अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करो एंड करो कहता है आपका कि सीखना आदत, ज्ञान, अभिवर्तियों का अर्जन है। अभिवर्तियों का क्या है? अर्जन के रूप में देखा जाता है। यहां पर कोनबे कहता है कि अनुभव और परिणाम आता तो पता नहीं कौन कौन पूछते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गेट्स की, किसकी हो जाएगी? गेट्स की बात की जाती है। गेट्स हमेशा अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, ये कथन आता है। और इसमें 2 शब्द आते हैं, अनुभव और कौन सा? प्रशिक्षण। और कहता कौन है? गेट्स व अन्य के द्वारा देखी जाती है। नेक्स्ट करें इसमें कि अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी द्वारा दी गई अधिगम सामग्री सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, आशुबेल के द्वारा सीखने के 4 प्रकार बताएं। आशुबेल के द्वारा सीखने के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार देखे जाते हैं। और 4 प्रकार जो आपके आते हैं किसमें? रटकर है, अर्थपूर्ण है, अभिग्रहण है और कौन सा आता है? अन्वेषण। कितने प्रकार हैं? 4। 1, 2, 3 और क्या है? 4। अब इसमें अगर सीखने का प्रयास करता है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहां पर देखो, रटकर भी है, अर्थपूर्ण भी है, अभिग्रहण भी है, अन्वेषण भी है। लेकिन हमें यहां पर कह रहा है कि नए विचार, कौन से विचार? नए विचार या नए नियम को, नए विचार है या नए नियम है,
उनकी बात कही जाती है। और यहाँ पर जब नए विचार या नए नियम को जानने या सीखने का प्रयास करता है, जानने और सीखने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी स्थिति जो होती है उसको अपन कहते हैं अन्वेषण द्वारा सीखना। और अन्वेषण द्वारा सीखता है व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या करता है, खोज करना या उसके बारे में जानना, खोज करने की बात की जाती है। और खोज विधि आती है वैसे आपकी जेरोम बुनर की, किसकी आती है, जेरोम बुनर की विधि आपकी खोज विधि है, वो इसमें देखी जाती है। किसकी, जेरोम बुनर की विधि आती है, और जेरोम बुनर की विधि आती है वो उसमें देखी जाती है। तो आपको ध्यान, जेरोम बुनर की विधि के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट देखें, विपिन एक दिवा स्वप्न दृष्टा है, वह पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने व्यवहार प्रस्तुत नहीं कर सकता है, गैर व्यवहार के साथ में प्रस्तुत नहीं करता है और नहीं करे तो वहां पर नहीं कर सकता है। और यह व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार देखा जाता है, तो ध्यान देना, मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण जुंग या युंग ने, ऐसे दो भी होते हैं और कितने, 3। तो यहां पर आया कि बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, मध्यमुखी, उभयमुखी। और यहां पर ऐसे पर्सनालिटी व्यक्ति होते हैं वो अंतर्मुखी, दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति ज्यादा, भीड़ भरे स्थान पर समायोजन करते हैं, कल्पनाओं का बाहुल्य, बहुत ज्यादा कल्पना करते हैं। जैसे आप में से कई विद्यार्थी होते हैं जो सर्वाधिक पढ़ने वाले होते हैं, उनमें ऐसा देखा जाता है। लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं है, जो दिन भर किताबें नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनके क्या होते हैं, मित्र कम होते हैं, इनको मित्रता बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन आपके तो मगर मित्र और पितर के समान होता है, मित्र तो किसके समान, पितर के समान देखा जाता है। एरिक्सन का सिद्धांत फ्राइड से अलग है, क्योंकि यह जोर देता है, ये किस पर जोर देता है, एरिक्सन की बात करें और सिगमंड फ्राइड केवल और केवल किस पर देता है, काम प्रवृत्ति पर, और काम प्रवृत्ति के आधार पर विकास की 5 अवस्था, कितनी अवस्था, 5 अवस्था। लेकिन एरिक्सन क्या करता है कि काम प्रवृत्ति के साथ समाज का प्रभाव पड़ता है। 1963 में चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक जारी करता है। पुस्तक क्या करता है, जारी करता है। तो यहां पर देखा जाता है विकास पर, कि विकास पर जैविक परिवर्तन है या विकास पर शारीरिक परिवर्तन का प्रभाव है, विकास पर व्यक्ति की आनुवंशिकता की रचना का प्रभाव है, या विकास पर समाज और संस्कृति का प्रभाव है। तो यहाँ पर देखा जाए कि विकास पर किसका, विकास पर समाज और समाज पर संस्कृति का प्रभाव है, वो प्रभाव इस पर देखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो आपका विकास पर समाज और संस्कृति के प्रभाव की बात है। चाइल्डहुड सोसाइटी में कहता है कि समाज में जो प्रभाव और प्रभाव के कारण देखा जाता है। नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य, गलत की बात की जाती है। गलत आपको ढूंढना है कि व्यक्तित्व अपूर्व विशिष्ट होता है, अपूर्व और कौन सा विशिष्ट, ये तो आपका सही है। और यहां पर देखा जाए आपको क्या देखना है, रॉन्ग देखना, स्टेटमेंट जो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, और रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा देखा जाता है। और इसमें व्यक्तित्व, यहाँ पर व्यक्तित्व अपूर्व विशिष्ट होता है, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज होती है, ये भी आपका सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और चेतन व्यवहार तक फैला रहता है, ये भी आपका क्या सही है। जबकि क्या कर रहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है, आंतरिक और कौन सा बाह्य, दोनों होता है, आंतरिक व कौन सा बाहरी होता है।
तो ये स्टेटमेंट आपका क्या रोंग देखा जाता है, ये आपका क्या गलत, क्योंकि इसमें केवल आंतरिक की बात करें, आंतरिक नहीं, आंतरिक और बाह्य दोनों की चर्चा की जाती है। आंतरिक और किसकी बात होती है कि बाह्य दोनों के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट आता है वो कौन सा आता है कि दोनों के रूप में देखें, तो यहाँ पर आपका डी स्टेटमेंट क्या है, राइट देखा जाता है। नेक्स्ट देखें, इसमें अंगूठा चूसने वाला बच्चा उदाहरण है। अंगूठा चूसने वाला, अंगूठे की चूसने की बात की जाती है, अंगूठा चूसने वाला बच्चा उदाहरण है प्रतिगमन का, आक्रामकता, विस्थापन का, प्रक्षेपण का। अब आप ध्यान देना, कुसमायोजन किसकी बात करें, कुसमायोजन, कुसमायोजन की बात करें तो इसके उपाय है, इसके क्या है उपाय, उपाय इसके दो प्रकार के, एक डायरेक्ट और एक कौन सा इनडायरेक्ट। एक तो आपका प्रत्यक्ष और एक कौन सा अप्रत्यक्ष। ये जितने उपाय हैं वो सब उपाय कौन से अप्रत्यक्ष, कौन से अप्रत्यक्ष उपाय देखे जाते हैं। अब अप्रत्यक्ष उपाय में अपन ध्यान रखना, प्रक्षेपण का मतलब दूसरों पर कमियां थोपना, दूसरों पर कमी क्या करना है, थोपना है। विस्थापन का मतलब होता है कमजोर पर, कमजोर पर, कमजोर पर, कमजोर पर गुस्सा निकालना। और आक्रामकता दो प्रकार होता है, एक तो रक्षक और एक होता है भक्षक। और प्रतिगमन का होता है कि पूर्व की परिस्थिति में लौट जाना, पूर्व की परिस्थिति में, पूर्व की परिस्थिति में लौट जाना। अब पूर्व की परिस्थिति में लौट जाना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिगमन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को प्रतिगमन कहा जाता है कि पूर्व की जो परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति में क्या करना, लौट जाना। जब व्यक्ति पूर्व की परिस्थिति में लौट जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिगमन के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट करें इसमें कि एक विषय क्षेत्र में प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरे विषय क्षेत्र में काम में लिया जाता है और इसके अध्यापक सहायता करते हैं जिसे बढ़ावा मिलता है। कि एक विषय क्षेत्र में प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरे विषय क्षेत्र में काम आए, उसके लिए अध्यापक सहायता करते हैं। क्या करते हैं, सहायता। अब कह रहे हैं सह संबंध और ज्ञान के स्थानांतरण को, व्यक्तिगत मतभेद को, सीखने की स्वायत्ता को, पुनर्बलन को। यहाँ पर देखा जाता है कि एक विषय क्षेत्र में प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरे विषय क्षेत्रों में काम आए, इसके लिए अध्यापक सहायता करते हैं जिससे बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है, इसमें क्या होता है कि एक विषय है और दूसरे विषय की क्या करे, सहायता। क्या करता है, सहायता। और सहायता कर रहा है तो इसमें क्या पाया जाता है, सह संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सह संबंध पाया जाता है। अब सह संबंध पाया जाता है तो आपको दो विषयों की बात की जाती है। अंतरण का सिद्धांत भी आता है, समरूप तत्व का सिद्धांत किसका, थोंडाई का। जैसे आपकी हिस्ट्री विषय है और ज्योग्राफी विषय, दोनों में कुछ ना कुछ समानता देखी जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा आएगा कि सह संबंध, कौन सा है कि सह संबंध की बात की जाती है और सह संबंध और ज्ञान के स्थानांतरण के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखें, इसमें रक्षा युक्तियों में किसी आवेश को कम संकटकारी या सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ देना क्या कहलाता है। कि यहां पर कह रहा है कि रक्षा युक्तियों में किसी आवेश को कम और संकटकारी या सुरक्षित लक्ष्य की मोड़ देना वो कहलाता है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का तो अर्थ होता है कि अपनी कमजोरी, अपनी कमियां दूसरों पर थोपना, दूसरों पर थोपना। जो कमी है वो दूसरों पर क्या करना है, थोपना है। प्रतिगमन का अर्थ होता है पूर्व की परिस्थिति में लौट जाना। फिर कह रहे हैं विस्थापन। विस्थापन का अर्थ आता है कि कमजोर पर गुस्सा मोड़ दिया इसने, किस पे, कमजोर। और विस्थापन, कौन सा, विस्थापन। फिर कह रहा है इसमें प्रतिक्रिया निर्माण, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यदि व्यक्ति को नाचना नहीं आ रहा है, प्रतिक्रिया निर्माण का होता है दिखावे का व्यवहार, दिखावे का व्यवहार वो होता है
कि व्यक्ति कहा जाता है कि जब व्यक्ति के रूप में देखा जाए कि व्यक्ति कहता है कि इसमें कि प्रतिक्रिया में सौतेली माँ के द्वारा व्यवहार करना, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम है लेकिन बगल में क्या कर छुरी की बातें कहता है, ऐसा जो उपाय होता है उस उपाय के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न साथियों कि सीखने के प्रतिफल की विशेषता है। सीखने का जो प्रतिफल है उसकी क्या विशेषता है, प्रॉफिट देखा जाता है कि प्रत्येक विषय के अंतर्गत पाठ्यचर्या उपेक्षाएं होगी जो कि दीर्घकालीन लक्ष्य, कौन से दीर्घकालीन लक्ष्य के रूप में देखी जाती है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। कक्षावार परिभाषित सीखने के प्रतिफल प्रक्रिया आधारित है, प्रतिक्रिया क्या आधारित है, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, राइट है। तो मैं कह रहा हूँ इधर से तो सरकारी ऑप्शन चालू हो चुके हैं, जब 2 ऑप्शन लग गए तो मैं सरकारी ऑप्शन भी आपका क्या है, चालू देखा जा रहा है, लगातार लगा रहे और कह रहे सीखने के प्रतिफल एक प्रकार से जांच बिंदु है जो कि गुणात्मक मात्रात्मक रूप से मापे जा सकते हैं और मापे जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा, डी ऑप्शन क्या है, राइट है। अब यहाँ पर जो प्रतिफल का अर्थ होता है कि लाभ, कि कुछ प्रॉफिट हो, आपको सीखने का क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखें, एक व्यक्ति ये सोचता है कि अगर देश को उसकी जरूरत पड़ी तो वह देश के लिए शहीद हो सकता है और मैस्लो के अनुसार ये किस तरह की आवश्यकता हो सकती है। मैस्लो कह रहा है कि कौन सी आवश्यकता हो सकती है कि आपको देखा जाए, किसकी बात करें कि देश के लिए बात की जाती और देश के लिए कहते प्राणों को न्यौछावर कर दूं। कई बार व्यक्ति होते हैं कि देश की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाला व्यक्ति होता है और व्यक्ति जब कहता है ना कि बौद्धिक आवश्यकता, कि मैं अब मेरे को किसकी आवश्यकता है, उसको बोलते हैं आत्मसिद्धि। किसकी बोलते हैं, आत्मसिद्धि के रूप में देखा जाता है। तो सुरक्षा की बात करते हैं, ये आपकी दूसरी आवश्यकता होती है। आत्मीयता की बात की जाती है, सम्मान है, ये आपकी चौथी आवश्यकता होती है। और सबसे उच्च आवश्यकता जो होती है व्यक्ति की वो कौन सी होती है, आपकी आत्मसिद्धि। ये एक प्रकार से आपकी बौद्धिक आवश्यकता होती है। कौन सी, बौद्धिक आवश्यकता के रूप में देखी जाती है, जो आपके रूप में सबसे उच्च कैटेगरी देखी जाती है। आज का अंतिम प्रश्न चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या रहता है आपका कि बालकों को अभिप्रेरित करने का उपाय है। बालकों को अभिप्रेरित करने का उपाय कौन सा है, दंड या भय दिखाकर, सफलता या पूर्व ज्ञान कर कर, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना, समर्थन अनुकूल शिक्षा प्रदान करना। अभिप्रेरित का मतलब होता है मोटिवेशन। आप मोटिवेशन कैसे करोगे, मोटिवेशन के रूप में देखा जा रहा है। और मोटिवेशन के रूप में देखा जाए तो किस प्रकार से कर सकते हैं। अब मोटिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको कौन सा विकल्प सही ज्यादा दिखाई दे रहा है। और मैं कह रहा हूं बहुत सरल प्रश्न है और मैं कह रहा हूं कि कमेंट करना कि आज के सेशन में आपके कितने प्रश्न क्या हैं सही रहे। और प्रश्नों की बात की जाती है तो मगर धीरे धीरे रह मना, धीरे से सब कुछ होए और माड़ी सींचे सो गड़ा तो रुत आया फल होए। तो आपको धैर्य जो रख रहे हैं, लगातार से जुड़े हुए हैं, तो मैं लगातार उनके प्रश्न भी सही होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना। कौन से कार्यों की, अच्छे कार्यों की क्या करना, प्रशंसा करना। यदि आप जो अच्छे कार्य करते हो और उनकी क्या करना है, प्रशंसा के रूप में देखा जाना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या है, राइट है। तो सभी साथियों को पुनः एक बार जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। और सभी विद्यार्थियों को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल नए जोश के साथ में, नई उमंग के साथ में। ना रुके ना झुकें और दरिया के पानी की तरह बहता रहे जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं होता है। और ज्वाइनिंग लेटर का मतलब जिस दिन आप विद्यालय में लगकर और ज्वाइनिंग करके साइन हो जाए तब तक आपको रुकना झुकना नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को जय भीम, जय हिंद, जय भारत।